हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट एंड किसने कौन सा थ्योरी दिया है। सो लेट्स बिगिन। हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे कि कौन सा पहले आया है एंड कौन सा बाद में, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चले कि क्या क्या एडिशन हुआ है या थ्योरीज कैसे कैसे आया है। तो फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। सबसे पुराना थ्योरी है, ये 16th सेंचुरी में आया है। एंड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री को क्या करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए एंड इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए इंपोर्ट को। तो आप बताइए मुझे कि अगर ऐसा हो कि सारे कंट्रीज ही सिर्फ एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट ना करें, तो ऐसा क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सारी ही कंट्री सोच यही सेम सोच रखेंगी तो कोई भी फिर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी के लिए अगर वो इंपोर्ट है तो किसी दूसरे कंट्री के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। एंड ये तो था फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये थ्योरी क्या बोलता है कि हर एक कंट्री को गोल्ड एंड सिल्वर इंक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेट करना चाहिए फाइनेंशियल वेल्थ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए, एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे वेल्थ का, तो अगर कोई कंट्री वेल्थ जमा कर रही है तो वो किसी और कंट्री के लॉस पे ही वो जमा करेगी। मतलब जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा वो टेक प्लेस करेगा एट कॉस्ट ऑफ अनदर। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, विन एंड लॉस गेम हो जाएगा कि कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। दैट इज नो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वेल्थ। ग्लोबल वेल्थ में कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे टोटल ओवरऑल नहीं होगा, और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो जीरो सम गेम बन जाएगा। ये याद रखिएगा। जीरो सम गेम के बारे में किस थ्योरी ने बात किया था? तो ये थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म के बारे में हुआ था। इसलिए इन्होंने बात नहीं किया था, बट एक्चुअली में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्लोबल ट्रेड को कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी कंट्रीज अपने अपने बारे में सोच रहे हैं एंड सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं एंड किसी और कंट्री के लॉस पर खुद का जो अंपायर है वो खड़ा करना चाहते हैं। तो इस वजह से इसकी डिमेरिट्स बहुत सारी थी, क्योंकि ये सारे कंट्रीज को एक रेस्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करने बोलती थी। इसी वजह से क्या हो गया, ओवरऑल जो ट्रेड है वो ट्रेड बैरियर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेड ठीक से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं हो पाता है। हाईली रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड का बन जाता है, जिस वजह से इस थ्योरी को अब इस थ्योरी का अब कोई यूज नहीं है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अब। सो इस थ्योरी के बारे में यही था। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस आपको पता होना चाहिए कि इसका नॉर्मल से कॉन्सेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे। सेकेंड थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें सबसे मेन चीज है कि किसने दिया है, तो इसको एडम स्मिथ ने दिया है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, एब्सोल्यूट स्टार्ट होता है ए से, एडम स्मिथ स्टार्ट होता है ए से, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। और कब आया था ये थ्योरी? तो 1776 में उन्होंने पब्लिश किया था। किसमें? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में। अब ये थ्योरी क्या बोलता है? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लोअर इनपुट यूज करके, मतलब कम इनपुट यूज करके, अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, तभी हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब लोअर इनपुट यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो ये क्या कहता है कि ये एक एबिलिटी है एक कंट्री का कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके मोर एफिशिएंटली, मोर इफेक्टिवली देन द अदर कंट्री। और जिस प्रोडक्ट को वो ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस कर पाए, उसको उसी प्रोडक्ट में डील करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए उसी प्रोडक्ट को।
क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 2 कंट्रीज की बात करेंगे। हमेशा एजम्पशन में देखिएगा, एजम्पशन याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एजम्पशन में क्या रहेगा, 2 कंट्री रहेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 ही गुड्स की बात करेंगे और मॉडल क्या चीज पे फोकस करेगा कि लेबर कॉस्ट जो है उसको प्राइमरी डिटर्मिनेंट माना जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट से। ट्रेड बैरियर, नो ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रेड बैरियर, ये सब तो कॉमन चीज हो गया। फिर नो अदर फैक्टर इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन, ये सारा हो गया। और हाँ, सारे जो 2 कंट्री की बात हो रही है, दोनों कंट्री की जो गुड्स की क्वालिटी रहेगी वो सेम रहेगी, वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए तब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। फर्स्ट इज, देखिए 2 कंट्री है ए और बी, व्हीट और क्लोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ। वो या तो वो व्हीट प्रोड्यूस करेंगे या तो वो क्लोथ प्रोड्यूस करेंगे। 2 गुड्स हो गया, 2 कंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कंट्री ए है वो 100 यूनिट्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज से और क्लोथ प्रोड्यूस कर सकती है 50 यूनिट। बी कर सकता है 50 यूनिट्स और 75 यूनिट्स। अब कौन सा कंट्री ए जो है सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर सकता है अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर सकता है 100 यूनिट्स, ये ज्यादा हो गया आपका। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा व्हीट, क्या करेगा, ये व्हीट प्रोड्यूस करेगा। और वही जो कंट्री बी है वो देखिए व्हीट तो वो कम प्रोड्यूस कर पा रही है, इसीलिए वो क्या प्रोड्यूस करेगी, क्लोथ। मतलब जो कंट्री जिस प्रोडक्ट को इफिशिएंटली प्रोड्यूस करने में ज्यादा एबल है वही चीज उसको प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे बी कंट्री क्या करेगी, क्लोथ की, क्योंकि इन दोनों को जैसे ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या प्रोड्यूस करने में है, तो इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है प्रोड्यूस करने में व्हीट, और बी को क्या है एडवांटेज, तो क्लोथ प्रोड्यूस करने में इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज 2 तरह से अचीव कर सकती है एक कंट्री। एक नेचुरल एडवांटेज हो, मान लीजिए किसी कंट्री में चीपर लेबर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, एंड मान लीजिए जैसे किसी कंट्री में सस्ता है या पेट्रोलियम एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो वो करेगी, तो नेचुरल एडवांटेज है वो उसके पास। लेकिन एक है एक्वायर्ड एडवांटेज, मतलब जो चीज एक्वायर किया हो किसी कंट्री ने। यहाँ पे एग्जांपल है जापान का। अब जापान का आप देख लीजिए, जापान में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का ज्यादा अच्छे से वहां पे उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्वायर किया हुआ है, तो उसी के थ्रू वो वही सब प्रोडक्ट्स बेचेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। तो एक नेचुरल एडवांटेज, एक होता है एक्वायर्ड, जो खुद से गेन किया गया हो, वो नेचुरली इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं हो उस कंट्री में, बल्कि उसको एक्वायर किया गया हो, बोल सकते हो ह्यूमन के एफर्ट की वजह से वो एक्वायर हुआ है। तो ये दोनों एडवांटेज आपको मिल जाएंगे एब्सोल्यूट में। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट है कि किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने दिया। कब दिया, तो 1776 में दिया है। अब इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि कंट्री का एबिलिटी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कोई एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, एंड जिसमें वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है उसी प्रोडक्ट को उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए या डील करना चाहिए। अब एब्सोल्यूट एडवांटेज 2 तरह से अचीव किया जा सकता है, नेचुरल एडवांटेज हो सकता है उसको कंट्री को, या फिर एक्वायर्ड एडवांटेज हो सकता है उसको। और हाँ, एक चीज यहाँ पे मिस हो गया था, ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेसेस फेयर पे, मतलब विच मीन्स लेट्स मेक फ्रीली, ये हो गया। और एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया। एजम्पशन देख लीजिएगा, एजम्पशन लगभग सब में सेम है, तो याद रखिएगा 2 कंट्री रहेगा, 2 गुड्स रहेगा, ये तो एकदम सेम है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रेड बैरियर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेम क्वालिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स रहेगा ईच कंट्री में। अब नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इस थ्योरी को किसने दिया था, तो इसको दिया था डेविड रिकार्डो ने। ये याद रखिएगा, वो वाला थ्योरी दिया था एडम स्मिथ ने, ये थ्योरी दिया है डेविड रिकार्डो ने। वो था एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी, ये है कंपैरेटिव एडवांटेज का थ्योरी। तो डेविड रिकार्डो ने जब वो थ्योरी देखा तो
उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि अगर मान लीजिए दो कंट्री है सेम, हाँ ठीक है दो कंट्री है, अब दोनों कंट्री में से कोई एक कंट्री ऐसा है जो कि दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो या एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हो कंपेयर टू द अनदर कंट्री, देन वो क्या करे? अब तो उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में से किसी में नहीं है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? जैसे एग्जांपल देखिए, 1 टन टी प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री ए को 20 यूनिट्स लगेगा, जबकि कंट्री बी को 10 यूनिट लगेगा। तो कौन सा ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कंट्री बी जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि आपको पता है कम इनपुट से अगर ज्यादा आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पाओ तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है ना। वैसे यहाँ पे देखिए 10 यूनिट में अगर वो 1 टन प्रोड्यूस कर पा रहा है तो ये ज्यादा एफिशिएंट हुआ कंपेयर टू दिस जिसको 20 यूनिट यूज करना पड़ रहा है। तो चलिए इसमें इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। अब दूसरे वाले प्रोडक्ट में देखते हैं। दूसरे वाले प्रोडक्ट में क्या है, 1 टन कॉफी बनाने के लिए कंट्री ए को 10 यूनिट लग रहा है, वही कंट्री बी को क्या लग रहा है, 8 यूनिट लग रहा है। तो कंपेयर कीजिए कौन सा वाला ज्यादा एफिशिएंट है? कंट्री बी एफिशिएंट है, क्योंकि कम यूनिट में ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि ये नहीं कर पा रहा है, इसको और 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर अगर हम लोग दोनों गुड्स और दोनों कंट्री का करें तो आपको दिख रहा होगा कंट्री ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। तो अब ये क्या करेगा? तो इसी वजह से डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी दिया, कंपैरेटिव देख रहे हैं आप, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कंपेयर करेगा, कंट्री ये कंपेयर करेगा कि इसमें से कौन से वाले में मुझे कम डिसएडवांटेज हो रहा है, मतलब कम आपका लॉस हो रहा है या लेस वो ये कर पा रहा है, लोअर डिसएडवांटेज उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 20 यूनिट लग रहा है 1 टन के लिए, यहाँ पे 10 यूनिट लग रहा है, तो ये वाला कम है, इसमें इसको कम डिसएडवांटेज है ये या कंपेयर टू दिस इसमें क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इसका कम है। इसी वजह से ये क्या तय करेगा कि ठीक है मैं इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आपको चूज करना ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि खाली कंट्री बी ही सारा चीज प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा, नहीं, कंट्री ए को एक चीज प्रोड्यूस करना है, कंट्री बी को प्रोड्यूस करना है। तो अगर कंट्री ए ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है तो कंट्री बी कौन सा वाला यहाँ पे करेगा, कंट्री बी करेगा ये वाला। तो यही थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दिया है कि अगर किसी कंट्री को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो दोनों कम्युनिटी में तो वो देखेगा कि एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किस कम्युनिटी में उसका लो है और वो उसी कम्युनिटी को फिर वो एक्सपोर्ट करेगा एंड प्रोड्यूस करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा। तो यही था इस थ्योरी में। एजम्पशंस देख लीजिए, दो कंट्री है, दो गुड्स है, उसमें भी लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये सब तो नॉर्मल आपका एजम्पशंस है जो सारे में लगभग सेम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए एक नया थ्योरी दे दिया, या फिर आप बोल सकते उसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए इन्होंने एक नया थ्योरी दिया। अब नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, हेक्सेरोलिन थ्योरी। हेक्सेरोलिन थ्योरी को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, क्या क्या नाम से जानते हैं? तो फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी, फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी, और एक चीज हम लोग बोलते हैं इसको फैक्टर एबंडेंट थ्योरी। तो ये 3 नाम से आप इसको जान सकते हो। अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, तो इस थ्योरी ने क्या किया, इससे पहले जो थ्योरीज आई थी उसके ड्रॉबैक को देखा। तो ड्रॉबैक क्या था कि पहले की जो दो थ्योरीज आई थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज वाली, उसमें हर कंट्री में सेम यूनिट ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज कहा गया था। क्या ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि हर एक कंट्री का इनपुट जो रहे सेम रहे और रिसोर्सेज सेम रहे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसी वजह से इस स्टेटमेंट को उन्होंने, एजम्पशन को इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए एक नया
थ्योरी दिया जिसमें वो बोलते हैं कंट्री को प्रोड्यूस वही गुड्स करना चाहिए जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। मतलब दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल इंटेंसिव, एक होते हैं लेबर इंटेंसिव। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर एग्जांपल आप ले लो तो इंडिया में क्या है कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। लेबर इंटेंसिव जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लो तो यहाँ पे लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो ये हो गया लेबर इंटेंसिव। जहाँ पे कैपिटल का यूज़ ज़्यादा हो वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया, जहाँ पे लेबर का यूज़ ज़्यादा हो वो लेबर इंटेंसिव हो गया। ठीक है, तो ये दो तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक कंट्री को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जो कि उसके पास बहुत ज़्यादा हो, एबंडेंट हो। तो लेबर इंटेंसिव कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, और कैपिटल इंटेंसिव कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो इसके एजम्पशंस क्या है? एजम्पशन देखिए, दो गुड्स है, दो कमोडिटी है, दो कंट्री है, दो फैक्टर्स है। ठीक, नो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये भी सेम है। उसके बाद कंट्रीज डिफर इन देयर रिलेटिव अबंडेंस। ये देखिए, ये वाला एक डिफरेंट आपका एजम्पशन यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रह सकते हैं। जैसे किसी में लेबर ज्यादा होगा, किसी में कैपिटल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंट गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है बोथ गुड्स एंड फैक्टर्स मार्केट आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। तो हेक्सर-ओलिन का थ्योरी याद रखिएगा, सबसे इजी थ्योरी यही है। नाम से पता चल रहा होगा फैक्टर प्रोपोर्शन है या फैक्टर एंडाउनमेंट है, मतलब फैक्टर्स की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो दो तरह का यहाँ पे हो सकता है, या तो कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है या तो लेबर इंटेंसिव। क्या जैसे इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव ही प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। यूएसए कैपिटल इंटेंसिव है तो उसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं, एक्सपोर्ट करना भी। लेबर जैसे इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इंपोर्ट क्या करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव। जो उसके पास नहीं है वो इंपोर्ट करेगा, और जो उसके पास ज्यादा है वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया है, नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग। सो हेक्सर-ओलिन के मॉडल को लियोन्टिफ ने क्या किया, चैलेंज किया। अब क्यों किया, पहले तो देखिए उन्होंने पहले चैलेंज नहीं किया था। उन्होंने क्या किया लियोन्टिफ ने, इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कि क्या हेक्सर-ओलिन का जो मॉडल है वो एक्चुअल में वर्क में है या नहीं, तो उन्होंने यूएसए पे ये रिसर्च किया जिसमें उनको ये पता चला जैसे कि फॉर एग्जांपल हेक्सर-ओलिन ने क्या कहा था कि जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज रहेंगे वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा, लेबर इंटेंसिव गुड्स इंपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, तब उन्हें ऐसा देखा कि जो यूएसए है वो एक्सपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव। अब ये तो उल्टा हो गया, हेक्सर ने कुछ कहा था, यहाँ पे यूएसए कुछ और कर रहा है, और वो इंपोर्ट कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। तो ऐसा क्यों हुआ, इस वर्क को देखते हुए उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। अब लियोन्टिफ बोलते हैं ये ड्यू टू वेरियस रीजंस की वजह से हो सकता है। ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो है, ये जो रिवर्स हुआ, ये किस लिए हुआ, तो ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल के लिए हुआ और डिमांड पैटर्न की वजह से हुआ। अब फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या है, आप देखिए, ये एग्जांपल से समझिए। एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर हम लोग ले लेते हैं तो इंडिया में एग्रीकल्चरल गुड्स कैसे प्रोड्यूस होता है, लेबर के यूज से प्रोड्यूस होता है, लेबर अबंडेंट है इंडिया में। लेकिन वही आप सेम चीज जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है जो यूएसए में प्रोड्यूस होता है, सेम एग्रीकल्चर कमोडिटी, वो कैपिटल यूज करके होता है प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स यूज होते हैं उसमें। तो मतलब एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए दो कंट्री दो टेक्निक्स या दो फैक्टर्स का यूज करती है। पहला इंडिया जो था लेबर इंटेंसिव यूज कर रहा था टेक्निक, जबकि यूएसए क्या कर रहा था, कैपिटल इंटेंसिव यूज कर रहा था। इसी वजह से कहते हैं क्या है, ये इंटेंसिटी रिवर्सल है।
तो अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्रीकल्चरल गुड किस टाइप का गुड्स है, तो वो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन वही यूएसए के लिए क्या है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है। तो मान लीजिए अगर यूएसए इंडिया से एग्रीकल्चरल गुड्स खरीदता है, तो वो क्या खरीद रहा है, वो खरीद रहा है लेबर इंटेंसिव गुड्स, इंडिया की नजर से अगर देखिए आप। लेकिन यूएसए की नजर से आप देखिएगा तो वो क्या खरीद रहा है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स खरीद रहा है। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ये एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल याद रखिएगा तभी आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पे समअप करते हैं हम लोग। पहला हम लोगों ने देखा मर्केंटिलिज्म, सबसे पहला थ्योरी था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड वाला थ्योरी एडम स्मिथ ने दिया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी। उसको क्रिटिसाइज करते हुए जो दिया उन्होंने, डेविड रिकार्डो ने, वो था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। उसके बाद इन दोनों के थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए हेक्सर ओलिन ने एक थ्योरी दिया, फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी। एंड फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए लियोन्टिफ ने एक थ्योरी दिया, लियोन्टिफ पैराडॉक्स। तो ये हो गया आपका टोटल हम लोगों ने 4 थ्योरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली देख ली, ये ज्यादा रिपीटेड रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड ये लास्ट छोटा सा थ्योरी एक बच गया है जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में इसमें बात होगी, तो हम लोग देखते हैं क्या है थ्योरी, क्या कहता है। तो ये बताता है कि किस तरह से एक प्रोडक्ट चेंज होता है ओवर द टाइम, या एक कंट्री जो एक प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करता है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो पहले क्या कहा गया है कि एक कंट्री जो है एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट करती है। अब जब मानिए नया प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ है तो वो क्या करेगी, उसको प्रोड्यूस करेगी, उसको सेल करेगी, एक्सपोर्ट करेगी दूसरे कंट्रीज को भी। लेकिन ओवर द टाइम जो दूसरी कंट्रीज है अब उस नए प्रोडक्ट को बनाना सीख लेगी। देखते देखते क्या होता है कि वो बनाना सीख जाती है, तो वो दूसरे उसी सेम प्रोडक्ट को वो बनाना सीख गई। अब दूसरे कंट्रीज जब प्रोड्यूस करने लगेंगे तो वो जो ओरिजिनल कंट्री रहेगा वो क्या करेगा, वो उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देगा और क्या करेगा, सेम जिस प्रोडक्ट को उसने इन्वेंट किया था उसी प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करने लगेगा दूसरे कंट्री से जो अब बनाना सीखे हैं उस प्रोडक्ट को। तो अब ऐसा क्यों होता है कि जिस प्रोडक्ट को उसने खुद इन्वेंट किया था वो खुद दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट बहुत ओल्ड हो जाता है या फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बहुत कॉमन हो जाता है और ईजियर हो जाता है बनाने में। तो ये कंट्री क्या सोचने लगती है कि क्यों हम वैसा कॉमन और इजी प्रोडक्ट बनाए जो सब कोई बना रहे हैं, उससे मुझे कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है, एंड जो प्रोडक्ट बनाने में जो हमको कॉस्ट लग रहा है वो ज़्यादा लग जा रहा है, उससे अच्छा तो हम इंपोर्ट कर लेंगे दूसरे कंट्रीज से। इसी वजह से वो क्या करते हैं कि दूसरे कंट्री से सेम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने लग जाते हैं और खुद बनाना छोड़ देते हैं। अब और एक क्या रीज़न है कि प्रोडक्ट जब धीरे धीरे ओल्ड होता है तो वो लेस स्पेशल हो जाता है, और इसी वजह से ओरिजिनल कंट्री क्या करती है, उसको बनाना बंद कर देती है और बाय करती है दूसरे कंट्री से सेम प्रोडक्ट को। ये क्या शो करता है कि कैसे एक ट्रेड चेंज होता है एक प्रोडक्ट के लिए जब वो धीरे धीरे ओल्ड हो जाता है। सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गया होगा कि ओवर द लाइफ एक प्रोडक्ट लाइफ कैसी होती है, प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, कैसे एक कंट्री पहले बनाता है फिर बंद कर देता है बनाना जैसे वो ओल्ड होता है, फिर वही सेम प्रोडक्ट को वो इंपोर्ट करने लगता है दूसरे कंट्रीज से। सो दैट्स इट गाइज, हम लोगों ने टोटल कितने थ्योरीज को कवर किया, तो 6 थ्योरीज को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में लेके आऊँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप देख लेना तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.